दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं एक फोटोग्राफर हूं। आज मैं आपके साथ मेरे जीवन में घटी एक ऐसी घटना शेयर करने जा रहा हूं जिससे मैं चाहकर भी आज तक पीछा नहीं छोड़ा पाया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और भयानक कहानी है। रोहन कहने को तो आज एक बड़ा आर्टिस्टिक नाम है, पर सच कहूं तो वो उस वक्त दिल्ली की भीड़ में गुम एक नए स्ट्रगलर का नाम था। मैं पूरी तरह से कर्ज में डूबा था और मेरे कैमरे के लेंस पर धूल जम चुकी थी। इसी के साथ साथ मेरे सपनों को भी नाउम्मीदी की एक मोटी चादर ने ढक लिया था। जिस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर मैंने पिछले 6 महीने लगाए थे, उसने भी एक झटके में मेरा काम रिजेक्ट कर दिया था। वो कुर्सी पर बैठे बैठे बड़े आराम से बोला था, इसमें वो बात नहीं है रोहन, जैसे वो मेरे काम को नहीं बल्कि मेरे वजूद को खारिज कर रहा हो। उसी रात मैं अपनी पुरानी मारुति 800 में दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाले एक सुनसान हाईवे पर था। रात के कोई 2 बज रहे होंगे। गाड़ी की हेडलाइट्स सड़क पर पीले रंग की एक कांपती हुई लकीर बना रही थी, जिसके दोनों ओर घना स्याह अंधेरा पसरा था। ऐसा अंधेरा जो शहरों में देखने को नहीं मिलता, जैसे वो अंधेरा जिंदा हो, सांस ले रहा हो और फिर सड़क को धीरे धीरे निगल रहा हो। मेरा दिल भारी था और मैं बस कहीं दूर चला जाना चाहता था, जहां मुझे कोई ना जानता हो, जहां मेरी नाकामयाबी मेरा पीछा ना कर सके। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तभी मौसम ने करवट ली। अचानक आसमान में बिजली कड़की और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। कुछ ही पलों में आसमान से बूंदें गिरने लगीं और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। गाड़ी के वाइपर अपनी पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन शीशे पर पानी की मोटी चादर के आगे बेबस थे। सड़क दिखनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी और ठीक उसी वक्त मेरी गाड़ी ने एक आखिरी हिचकी ली और बंद पड़ गई। अचानक इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। वहां बस बारिश की कान फाड़ देने वाली आवाज थी और मेरी गाड़ी, जो अब सड़क के बीचों बीच खड़ी एक लोहे का बेजान डिब्बा बन चुकी थी। मैंने कई बार चाबी घुमाई पर कुछ नहीं हुआ। गुस्से और बेबसी में मैंने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जा रही थी, वहां मुझे सड़क के किनारे एक अजीब सी चीज नजर आई। वो एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन वो कोई आम पेड़ नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल एक दैत्य जैसा दिख रहा था, जिसकी सैकड़ों जटाएं सांप की तरह जमीन में धंस रही थी और जिसकी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थी। वो पेड़ उस तूफान के बीच ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो तूफान उसी पेड़ से निकल रहा हो, जैसे वो पेड़ ही उस कहर का केंद्र था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ में कुछ था, कुछ बहुत पुराना, बहुत ताकतवर। मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ चुपचाप गाड़ी में बैठा था कि तभी मेरी नजर उस पेड़ के नीचे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वो कोई औरत थी। वो उस विशाल पेड़ के तने से टिककर खड़ी थी और अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल सूखी थी। इस पागल कर देने वाली तूफानी बारिश में जहां हर चीज भीग रही थी, वहीं उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं थी, जैसे बारिश उससे डरकर अपना रास्ता बदल रही हो। मेरी गाड़ी से निकलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर का फोटोग्राफर जाग चुका था। यह कैसा मंजर था? एक भयानक तूफान, एक दैत्याकार पेड़ और उसके नीचे खड़ी एक रहस्यमयी औरत। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बारिश की मोटी मोटी बूंदों को झेलता हुआ उस औरत की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा भी साफ होता जा रहा था। वो काफी खूबसूरत थी। नहीं, खूबसूरत शब्द उसके लिए बहुत छोटा था। उसकी सुंदरता इस दुनिया की नहीं लगती थी। तराशा हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें जैसे रात का सारा अंधेरा सिमट आया हो, और होंठ ऐसे जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों को तराश कर बनाया हो। उसने बस एक साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उस पर भी वो किसी रानी जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई हैरानी, बस एक अजीब सी शांति और ठहराव था। उसके करीब पहुंचते ही मैंने बारिश के उस शोर में चिल्लाकर पूछा, आप ठीक हैं? उसने मेरी बात का जवाब बस धीरे से सिर हिलाकर दिया,
और फिर उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे नहीं, मेरे अंदर झांक रही हो। मैंने फिर से कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप यहां अकेली इस तूफान में? उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूं। उसकी आवाज किसी मीठे साज की तरह लग रही थी, मुलायम, गहरी और नशीली सी। उसने आगे कहा, यह पेड़ ही मेरा घर है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं उससे बिल्कुल डरा नहीं। जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, एक अजीब सी कशिश। मैंने हिम्मत करके फिर से कहा, देखिए, यहां रुकना ठीक नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूं, जब यह तूफान थम जाएगा और मेरी गाड़ी। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी अब ठीक हो जाएगी। और जैसे ही उसने ये कहा, वैसे ही मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स फिर से जल उठी और मुझे इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया, ये नामुमकिन था। मैंने पलटकर गाड़ी को देखा और फिर उसे। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान तैर रही थी। फिर उसने कहा, चलिए, और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। वो बारिश से बाहर निकली और एक पल में पूरी तरह भीग गई। अब वो एक आम लड़की लग रही थी जो किसी तूफान में फंस गई हो। अब मेरा सारा शक, सारा डर जैसे धुल चुका था। मुझे लगा शायद मैंने अंधेरे और थकान में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। मैंने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो वो बिना कुछ कहे चुपचाप आकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके शरीर से एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जैसे बारिश में भीगी मिट्टी से किसी जंगली फूल की महक मिल गई हो। मैंने उससे गाड़ी चलाते हुए पूछा, नाम क्या है आपका? उसने धीरे से कहा, माया। मैंने कहा, मैं रोहन। उस रात माया मेरी गाड़ी में ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में भी आकर बैठ गई थी। और मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात हाईवे पर मेरी गाड़ी नहीं बल्कि मेरी किस्मत खराब हुई थी, या फिर शायद जरूरत से ज्यादा ही अच्छी हो गई थी। दिल्ली वापस आकर जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। माया मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वो मेरे छोटे से फ्लैट में ऐसे घुल मिल गई जैसे हमेशा से वहीं रहती हो। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि वो काफी समझदार और सपोर्टिव भी थी। वो मेरे काम को अच्छी तरह से समझती थी और मेरे जुनून को सराहती थी। घंटों तक वो मेरे साथ मेरे डार्क रूम में बैठी रहती और चुपचाप मुझे काम करते हुए देखती रहती। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, एक नशा था। हमारा रिश्ता बहुत तेजी से गहरा होता गया। वो एक ऐसा नशा थी जिसमें मैं पूरी तरह से डूब जाना चाहता था। जैसे ही वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी किस्मत ने भी पलटी खाई। एक सुबह मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ वही क्लाइंट था जिसने मेरा काम रिजेक्ट किया था। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, रोहन यार, पता नहीं उस दिन मेरा दिमाग कहां था। मैंने तुम्हारी तस्वीरें फिर से देखी। दे आर ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हम इसी प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं हैरान था। मैंने उन तस्वीरों में एक दिन का भी नहीं बदला था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जब मैंने ये बात माया को बताई तो वो बस धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मेरे पास काम की लाइन ही लग गई। बड़े बड़े ब्रांड्स, मशहूर मैगजीनें, हर कोई मेरे साथ काम करना चाहता था। मेरी तस्वीरों में एक नई जान आ गई थी। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, एक कशिश जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। लोग कहते थे, रोहन तुम्हारी तस्वीरें बोलती हैं। मैं रातों रात दिल्ली के सबसे चर्चित फोटोग्राफर्स में से एक बन गया था। मेरा बैंक अकाउंट जो कल तक खाली था अब भरता जा रहा था। मैं अजेय महसूस कर रहा था और इस सब के पीछे माया थी, मेरी प्रेरणा और मेरी खुशकिस्मती। एक दिन जब मैं घर आया तो मैं बहुत खुश था। मुझे एक बहुत बड़े फोटोग्राफी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। यह मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मेरे साथ फाइनल नॉमिनेशन में एक और फोटोग्राफर था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत टैलेंटेड था लेकिन उतना ही घमंडी भी। इंडस्ट्री में हम दोनों को एक दूसरे का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता था। उस रात बेडरूम में माया मेरी बाहों में थी और माहौल बहुत ही रोमांटिक था। तभी उसने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, तुम ये अवार्ड जरूर जीतोगे रोहन। मैंने कहा, कह नहीं सकता माया, विक्रम का काम भी बहुत अच्छा है। इस पर उसने कहा, मुझे तुम पर यकीन है।
और फिर एक पल रुककर बोली, मेरे लिए एक काम करोगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा माया। तब वो किसी बच्चे की तरह चहकते हुए बोली, मुझे एक तोहफा चाहिए। मुझे विक्रम का वो विंटेज लाइट मीटर चाहिए, वो जो हमेशा अपने गले में लटकाए रखता है। मैं थोड़ा चौंका। ये कैसी अजीब सी फरमाइश थी? मैंने पूछा, उसका लाइट मीटर? आखिर वो क्यों चाहिए? वो मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही, मुझे पुरानी चीजें पसंद हैं और वो चीज उसके बहुत करीब है ना? जब तुम जीतोगे तो ये तुम्हारी जीत की निशानी होगी। ला दोगे ना मेरे लिए? उसकी आवाज में और उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि मैं मना नहीं कर सका। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता। मैंने इसे उसकी एक बचकानी प्यारी सी जिद समझ लिया। अगले दिन एक कॉमन दोस्त की मदद से मैंने विक्रम का वो लाइट मीटर हासिल कर लिया। विक्रम ने उसे सर्विसिंग के लिए दिया हुआ था। मैंने दोस्त से कहकर उसे कुछ घंटों के लिए घर मंगवा लिया और शाम को माया के हाथ में रख दिया। उसे देखकर माया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने उस मीटर को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई बेशकीमती खजाना हो। उसने उसे चूमा और अपनी अलमारी में रख दिया। उस रात वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी में मैं अपनी सारी शंकाएं भूल गया। फिर 3 दिन बाद एक खबर आई, विक्रम पहाड़ों में एक आउटडोर शूट पर था। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बिजली कड़की। एक अजीब सा फ्रीक एक्सीडेंट हुआ। उसके कैमरे के इक्विपमेंट में कहीं से कोई इलेक्ट्रिकल सर्ज हुआ और एक तेज झटका सीधे उसके लाइट मीटर से होता हुआ उसकी आंखों तक पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी आंखों के रेटिना बुरी तरह जल गए हैं। वो अब कभी दोबारा देख नहीं पाएगा। एक झटके में देश के सबसे होनहार फोटोग्राफर्स में से एक का करियर खत्म हो गया। यह खबर सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे कानों में माया के शब्द गूंज रहे थे, वो चीज उसके बहुत करीब है ना? मेरे हाथ कांपने लगे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। भला ये कैसे मुमकिन है? उस रात जब मैंने डरे सहमे अंदाज में माया से इस बारे में बात की तो उसने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ रोहन, पर तुम इसके लिए खुद को दोष मत दो। यह बस एक हादसा था, सिर्फ किस्मत का खेल। उसने बड़े अफसोस से कहा। उसकी बातों ने, उसके प्यार ने मेरे डर पर एक मरहम सा लगा दिया था। मैंने खुद को यकीन दिला लिया कि मैं बेकार में ही 2 और 2 को जोड़ रहा हूं। यह वाकई एक भयानक इत्तेफाक था। फिर कुछ ही हफ्तों बाद जब मैंने वो अवार्ड जीता तो मैं विक्रम के साथ हुए हादसे को लगभग भूल चुका था। लेकिन विक्रम वाला हादसा तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरी सफलता की सीढ़ी जितनी ऊंची होती जा रही थी, मेरे आसपास उतनी ही अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगी थीं। हर एक बड़ी कामयाबी से पहले माया मुझसे एक अजीब सी फरमाइश करती। एक इंटरनेशनल कैंपेन को पाने के लिए जो मुझे मिलते मिलते रह गया था, माया ने मुझसे उस एजेंसी की हेड का सिल्क का स्कार्फ मांगा। वो औरत मुझे काम देने में आनाकानी कर रही थी। मैंने किसी तरह उसके ऑफिस से वो स्कार्फ चुराया और हफ्ते भर के अंदर उस औरत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी जगह जो नया हेड आया, उसने आते ही पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया। मैं अब एक जाल में फंस चुका था। मेरी कामयाबी, मेरा नाम, मेरा पैसा और माया का प्यार, सब कुछ उन छोटी छोटी चीजों पर टिका था जो मैं उसके लिए लाता था। मैं जानता था कि यह गलत है, पर मुझ में अब पीछे हटने की हिम्मत नहीं थी। मैं उस सफलता का आदी हो चुका था जो माया ने मुझे दी थी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे भीतर से कचोट रहा था। धीरे धीरे मेरा डर अब शक और वहम में बदल रहा था। मैंने माया में अजीब सी बातें नोटिस करनी शुरू कर दी थी। मैं जब भी उसकी कोई तस्वीर क्लिक करता तो वो मेरी तस्वीरों में कभी कैद ही नहीं हो पाती थी। मैं जब भी उसकी कोई कैंडिड तस्वीर लेने की कोशिश करता तो वो या तो धुंधली आती या फिर उस तस्वीर में होती ही नहीं थी, जैसे कैमरा उसे देख ही नहीं पा रहा हो। एक रात जब हम अपने स्टूडियो में बैठे थे और स्टूडियो के बाहर भयानक अंधेरा पसरा था, तो स्टूडियो की खिड़की का शीशा एक आईने की तरह काम कर रहा था। मैंने जब ध्यान से उस शीशे में देखा तो उस शीशे में मेरा अक्स तो दिख रहा था, लेकिन मेरे बगल में बैठी माया का नहीं। जहां उसे होना चाहिए था वहां बस एक खाली जगह थी। यह देखकर जैसे मेरा खून ही जम गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, माया, तुम्हारा अक्स। इस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लाइट ठीक एंगल पर नहीं है रोहन। उसने बात को बड़ी आसानी से टाल दिया।
एक और दिन जब मैं पास के एक मंदिर से प्रसाद लेकर घर वापस आया और जैसे ही मैंने प्रसाद की वो प्लेट माया की तरफ बढ़ाई तो वो ऐसे पीछे हटी जैसे उसे किसी ने छू लिया हो। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और फिर वो अपने कमरे में चली गई। सबसे डरावनी चीज मैंने हमारे बेडरूम में देखी। हमारे बिस्तर के दोनों तरफ हमने छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाए थे। मैंने देखा कि मेरी तरफ वाला पौधा तो हरा भरा था और उस पर नए पत्ते भी आ रहे थे, लेकिन माया की तरफ वाला पौधा वो पूरी तरह से सूख कर काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी जिंदगी ही चूस ली हो। अब मैं हर वक्त एक अनजाने डर के साए में जीने लगा था। मेरा प्यार अब डर में बदल रहा था। माया का हर एक स्पर्श और हर एक मुस्कान मुझे अब बनावटी लगने लगी थी। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे मैं किसी खूबसूरत मुखौटे के साथ रह रहा हूं, जिसके पीछे एक भयानक सच छुपा है। एक रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने देखा कि मैं उसी हाईवे पर उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, लेकिन इस बार उस पेड़ के नीचे माया नहीं थी, बल्कि पेड़ की हजारों जटाएं आपस में गूंथकर एक औरत का आकार ले रही थी। वो आकार तो माया का था, लेकिन उसका चेहरा किसी भयानक दर्द में चीखती हुई किसी आत्मा का था। उसका मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो पेड़ की जड़ों में पूरी तरह से जकड़ी हुई थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं पसीने में लथपथ हांफता हुआ उठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मुझे किसी भी हालत में माया का सच जानना था। अगली सुबह मैंने माया से झूठ कहा कि मुझे एक असाइनमेंट के लिए शहर से बाहर जाना है। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और उसी हाईवे की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, लेकिन मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। घंटों की ड्राइविंग के बाद मैं उसी जगह पहुंचा जहां पर वो विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। दिन की रोशनी में भी वो बरगद का पेड़ काफी डरावना लग रहा था। उसकी छाया दूर दूर तक फैली हुई थी। मैं गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा तो मैंने वहां एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा कि उस पेड़ के तने के आसपास की जमीन बिल्कुल बंजर थी। वहां घास का एक तिनका तक नहीं था। वहां की मिट्टी पूरी तरह सूखी और दरकी हुई थी, जैसे किसी ने वहां की सारी नमी ही सोख ली हो। अब मुझे ये यकीन हो गया कि मेरा वहम और मेरा डर सब सच था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। माया कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो कुछ और ही थी, और उसका ये राज उस पेड़ की जड़ों में दफन था। मैं जब वहां से दिल्ली वापस लौटा तो मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। मैं सीधा अपने स्टूडियो में पहुंचा, जहां माया पहले से ही बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। वो हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन आज मुझे उस मुस्कान के पीछे का खोखलापन साफ नजर आ रहा था। वो मुझे देखते ही बोली, आ गए तुम, कैसा रहा तुम्हारा शूट? मैंने सपाट आवाज में कहा, कोई शूट नहीं था, मैं उसी हाईवे पर गया था, उसी पेड़ के पास जहां पर तुम मुझे मिली थी। ये सुनते ही उसके चेहरे से उसकी मुस्कान कहीं गायब हो गई और उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा भाव आया जिसे मैं पढ़ नहीं सका। शायद डर या फिर शायद उदासी। उसने धीरे से पूछा, क्यों गए थे वहां? मैंने कहा, सच जानने के लिए। और फिर मैंने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। ये सब क्या है माया? विक्रम का एक्सीडेंट, उस एजेंसी हेड का स्कैंडल, ये सब इत्तेफाक नहीं है ना? तुम तस्वीरों में क्यों नहीं आती? तुम्हारा अक्स आईने में क्यों नहीं दिखता? और वो पेड़, उस पेड़ के आसपास की जमीन मुर्दा क्यों है? मैंने एक ही सांस में सारे सवाल दाग दिए। मैंने अपना कैमरा निकाला और उसे वो तस्वीर दिखाई जो मैंने कुछ दिन पहले उसकी खींचने की कोशिश की थी। उस तस्वीर में एक खूबसूरत सा कमरा दिख रहा था और बीच में एक खाली जगह थी जहां पर माया बैठी थी। वो चुपचाप मुझे देखती रही। स्टूडियो में एक भयानक सा सन्नाटा छा गया था। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सच जानना चाहते हो ना रोहन? उसकी आवाज अब पहले जैसी मीठी नहीं रह गई थी। अब उसमें जैसे सदियों की थकान और एक अनजानी ताकत का एहसास था। तो ठीक है, सुनो। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो माया की आंखें नहीं लग रही थीं, बल्कि उन आंखों में जैसे एक प्राचीन भयानक शक्ति थी। फिर उस कमरे की बत्तियां एक पल के लिए झिलमिलाईं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी वही था, पर उसके आसपास की हवा अब भारी हो गई थी,
जैसे हवा में दबाव बढ़ गया हो। उसने कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो, मैं एक यक्षिणी हूं। उसकी ये बात सुन जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। यक्षिणी? मैंने इस तरह के किसी जीव का नाम सिर्फ कहानियों में ही सुना था। प्रकृति की कुछ ऐसी आत्माएं जो पेड़ों में वास करती हैं। वो बोलती रही, उस बरगद के पेड़ से मेरा अस्तित्व जुड़ा है और इस इंसानी दुनिया में मुझे अपना रूप बनाए रखने के लिए और तुम्हें वो सब देने के लिए जो तुम चाहते थे। मुझे ऊर्जा की जरूरत होती है, एक ऐसी प्राण ऊर्जा जो मुझे इंसानों की जीवन शक्ति से मिलती है। उसकी बात सुन मैंने हकलाते हुए कहा, वो चीजें जो मैं तुम्हारे लिए लाता था। उसने मुझे समझाते हुए कहा, वो सिर्फ एक जरिया थी। किसी इंसान से जुड़ी कोई चीज मुझे उस इंसान के प्राण से जोड़ देती है, फिर मैं उसकी किस्मत और उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा खींच लेती हूं। इससे उस इंसान का तो नुकसान होता है, लेकिन वो ऊर्जा तुम्हें कामयाबी की शक्ल में मिल जाती है। मैं किसी को मारती नहीं रोहन, मैं बस उसकी किस्मत का तबादला करती हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। तो क्या मेरी हर एक कामयाबी, हर अवार्ड किसी और की बर्बादी की कीमत पर मिला था? मैं एक परजीवी की तरह दूसरों की किस्मत पर जी रहा था। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से बस यही शब्द निकले, तुम एक शैतान हो। मेरी बात सुन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर गई। उसने कहा, शायद हूं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। और फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी थी। सैकड़ों साल पहले मैं भी एक इंसान हुआ करती थी और इंसानी काया में भी मेरा नाम माया ही था। उस वक्त मैं एक छोटे से गांव में रहती थी और मैं एक नर्तकी थी। एक दिन मुझे एक अमीर सौदागर के बेटे से प्यार हो गया। उसने भी मुझसे शादी करने का वादा किया और बरसों तक मेरा फायदा उठाता रहा, लेकिन उसका परिवार हमारे इस रिश्ते के खिलाफ था। इसलिए उस सौदागर के बेटे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे एक रात किसी बहाने से उसी बरगद के पेड़ के पास ले गया और मुझे मार डाला। उसने मेरी लाश को उसी पेड़ की जड़ों के नीचे दफना दिया ताकि उसका राज भी हमेशा के लिए दफन हो जाए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा गुस्सा पिघलने लगा था। उसने आगे कहा, फिर मेरी आत्मा उसी बरगद के पेड़ में कैद हो गई। मेरे भीतर धोखा, दर्द और वफादारी की एक ऐसी प्यास थी जो कभी नहीं बुझी। मेरी आत्मा उस पेड़ की प्राचीन आत्मा से मिल गई और मैं एक यक्षिणी बन गई। मेरी प्यास मेरी भूख बन गई। मुझे इंसानी दुनिया से तो नफरत थी, लेकिन मैं इंसानी प्यार और वफादारी के लिए तरसती थी। मैं एक ऐसे साथी की तलाश में थी जो मुझसे कभी धोखा ना करे, जो सिर्फ मेरा ही रहे, हमेशा के लिए। उसने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने आगे बताया, जब तुम उस रात मुझे मिले तो तुम बिल्कुल टूटे हुए और नाउम्मीद थे। तुम्हारी आंखों में भी मैंने वही प्यास देखी जो मेरे अंदर थी। तुम्हें कामयाबी की प्यास थी और मुझे वफादारी की। मुझे लगा कि हम एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। मैंने दूसरों की किस्मत छीनकर तुम्हें दी क्योंकि मेरे लिए ये मेरे प्यार का इजहार था। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहती थी, ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। अब मेरे सामने एक शैतान नहीं, बल्कि एक दुखियारी आत्मा खड़ी थी। एक ऐसी आत्मा जिसे प्यार में धोखा मिला और जिसकी मोहब्बत की प्यास सदियों में एक भयानक भूख में बदल गई। उसका जिस्म की प्यास का मतलब वो नहीं था जो दुनिया समझती थी। उसकी प्यास तो वफादारी की थी, साथ की थी, एक ऐसे रिश्ते की थी जो कभी ना टूटे। और उस प्यास को बुझाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। मैं समझ गया, वो एक जल्लाद भी थी और एक पीड़ित भी, और उसने मुझे अपनी मोहब्बत में अपने गुनाहों का हिस्सेदार बना लिया था। जब उसने बोलना बंद किया तो जैसे स्टूडियो में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। माया की कहानी मेरे जहन में गूंज रही थी। वो अब मेरे सामने एक साधारण औरत की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में सदियों का इंतजार और एक सवाल था। वो मेरे फैसले का इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम सच जानते हो रोहन, अब फैसला तुम्हारा है। उसने मेरे सामने दो रास्ते रखे, दो ऐसे रास्ते जिनमें से एक को चुनना मेरे लिए नामुमकिन था। पहला रास्ता, उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, हमारा ये रिश्ता, ये सौदा सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। उसकी बात सुन
मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। कैसी कीमत? उसने कहा, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कामयाबी, जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है वो सब मैं वापस ले लूंगी। तुम वापस वही नाकामयाब, कर्ज में डूबे हुए रोहन बन जाओगे जो मुझे उस रात हाईवे पर मिला था, और तुम मुझे भूल जाओगे। हमारी मुलाकात, हमारा प्यार, ये सच, सब कुछ तुम्हारी याददाश्त से मिट जाएगा। तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगे, लेकिन अंदर से हमेशा के लिए खाली हो जाओगे। तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुमने कुछ खोया है, पर तुम्हें कभी याद नहीं आएगा कि क्या खोया है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। वापस उसी जहन्नुम में और माया की यादों के बिना? यह तो जीने से बदतर सजा थी। मैंने पूछा, और दूसरा रास्ता क्या है? उसने कहा, दूसरा रास्ता यह है कि तुम मेरे साथ रहो। तुम मुझे वैसे ही अपना लो जैसी मैं हूं, मेरे इसी सच के साथ। तुम मेरे साथी बन जाओ। तुम्हारी कामयाबी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कभी बूढ़ा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। बस तुम्हें इस सिलसिले में मेरा साथ देना होगा। जैसे उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग गई थी। उसका मतलब साफ था, मुझे उसके गुनाहों का साथी बनना होगा। अपनी कामयाबी की कीमत दूसरों की बर्बादी से चुकानी होगी, हमेशा के लिए। मुझे अपना जमीर और अपनी रूह उसे बेचनी होगी। अब मेरे सामने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और कठिन फैसला था। एक तरफ गुमनामी और आजादी थी, तो दूसरी तरफ शोहरत और प्यार की कैद। एक तरफ मेरा जमीर था, तो दूसरी तरफ माया। मैंने जब अपनी आंखें बंद की तो मेरे सामने मेरा पुराना और टूटा हुआ फ्लैट आया। मेरे सर पर कर्ज का बोझ था और लोग मुझे ताने दे रहे थे। और फिर जब मेरे सामने मेरा आज आया, मेरा शानदार स्टूडियो, उसमें सजे मेरे जीते हुए अवार्ड्स, लोगों की तारीफें, और माया जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, भले ही उसका तरीका भयानक था। मैंने अपनी जिंदगी से बस इतना ही तो चाहा था, कामयाबी, प्यार, और आज मेरे पास ये दोनों थे। क्या मैं इन्हें खो सकता था? क्या मुझ में वापस उस अंधेरे में जाने की हिम्मत थी? मैंने अपनी आंखें खोली और माया की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये शब्द मेरे मुंह से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के किसी अंधेरे कोने से निकले थे। आज 10 साल बीत चुके हैं उस बात को। मैं दुनिया का सबसे मशहूर फोटोग्राफर बन चुका हूं। मेरा काम म्यूजियम में लगता है, मेरी किताबें बेस्ट सेलर हैं। मैं एक आलीशान पेंट हाउस में रहता हूं, जिसकी दीवारों पर मेरी खींची हुई तस्वीरें लगी हैं। मैं अब 40 का हो गया हूं। मेरे बालों में चांदी की लकीरें दिखने लगी हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और खालीपन है जो अब कभी नहीं भरता। मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा लगता है। मेरे हाथ में एक छोटा सा, खूबसूरती से पैक किया हुआ डिब्बा है। मैं उसे बहुत ध्यान से रैप कर रहा हूं। डिब्बे के अंदर एक बच्चे की चांदी की खनखनी है। ये मेरे अगले गिफ्ट की तैयारी है। मेरा अगला शिकार एक बिजनेस टाइकून है, जो मेरे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहा है। ये खनखनी उसके पोते की है। तभी दरवाजा खुलता है और माया अंदर आती है। वो आज भी वैसी ही दिखती है जैसी मुझे उस रात मिली थी, वैसी ही जवान और वैसी ही दिलकश, क्योंकि समय का उस पर कोई असर नहीं होता। वो मेरे पास आती है और मेरे होंठों पर एक गहरा चुंबन देती है। ये एक प्रेमी का चुंबन है, पर अब मुझे ये किसी मालिक के हक जताने जैसा लगता है। मैं चुपचाप अपना काम करता रहता हूं। मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, न डर, न अफसोस, न खुशी। मैं एक मशहूर आर्टिस्ट हूं जो महसूस करना भूल गया है। मैं खूबसूरती से घिरी दुनिया में रहता हूं, पर मुझे अब कुछ खूबसूरत नहीं लगता। मेरा एक आखिरी ख्याल जो अब हर रोज मेरे दिमाग में आता है, उसने मुझसे मेरी वफादारी मांगी थी, लेकिन मैंने उसे अपनी रूह दे दी। शायद इस सौदे में मैं ही ज्यादा प्यासा था। अगर आप ये कहानी सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।